वेलकम टू राधा वल्लभ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। आज हम लोग BEE यानी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का फर्स्ट लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। और सबसे पहले हम लोग BEE यानी कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। तो सिलेबस जो आप लोगों का है ये हम लोग ऐसे स्क्रीन पे दिखाया गया है, उसको आप लोग देख लीजिए। नोट डाउन जिसको करना होगा नोट डाउन भी कर लेगा, नहीं तो डाउनलोड करके आप लोग अपने पास रख लीजिएगा। ठीक है, तो बस ऐसे ही आप लोग को थोड़ा सिलेबस के बारे में इंट्रोड्यूस करवाना था, इसलिए थोड़ा ये दिखाया गया है। ठीक, तो ये जो पहला आप लोग का है यूनिट वो है ओवरव्यू ऑफ DC सर्किट का। ठीक है, दूसरा यूनिट जो है वो है DC सर्किट थ्योरम। ठीक, इसके जितने भी यूनिट हैं इस सब के इंटरनल जो टॉपिक है हम लोग एक एक करके भी देखेंगे। तो पहला यूनिट क्या है, टोटल आपके जो इसमें यूनिट है वो 8 यूनिट है। ठीक, तो पहला यूनिट है ओवरव्यू ऑफ DC सर्किट, और इसके अंतर्गत जो चीज़ें हैं वो यहाँ दिखाई गई हैं कि आप लोग को जो ओवरव्यू ऑफ DC सर्किट जो पहला यूनिट है उसके इंटरनल आप लोग को डेफिनेशन ऑफ बेसिक टर्म्स, जो बेसिक चीज़ें होती हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो बेसिक टर्म्स होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। यानी कि जो हमारा करंट क्या होता है, ठीक, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसका मात्रक क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। EMF क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, इसके लिमिटेशंस क्या होते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग रजिस्टर एंड कैपेसिटर क्या होता है, सिंपल प्रॉब्लम ऑन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर विद देयर व्हाट इज कंसिडरिंग। जो जब जब हम लोग शुरू करेंगे इस चैप्टर को, इस टॉप यूनिट को, तो इसके सारे टॉपिक को हम लोग वहाँ पे क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ जो इसके इंटरनल दिखाई गई हैं आप लोग को पढ़नी है। दूसरी चीज़ जो दूसरा आप लोग का है वो DC सर्किट थ्योरम है। इसमें सभी थ्योरम्स को पढ़ने हैं आप लोग को। जो थ्योरम इसमें है सुपरपोजिशन, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र, थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये चारों थ्योरम आप लोग को पढ़ना है। ये DC सर्किट थ्योरम के अंतर्गत पढ़ना है आप लोगों को। तीसरा जो यूनिट है वो आप लोग का है वोल्टेज एंड करंट सोर्स। ठीक है, इसके अंतर्गत आप लोग को कॉन्सेप्ट ऑफ वोल्टेज सोर्स, सिंबल एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल एंड प्रैक्टिकल सोर्स, इन सब के बारे में पढ़ना है। जो चौथी यूनिट है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक, इसके इंटरनल जो टॉपिक्स है उसके बारे में पढ़ेंगे जब हम लोग इस टॉपिक को, इस यूनिट को शुरू करेंगे। पांचवा जो यूनिट है आप लोग का वो है बैटरीज का। ठीक है, छठवां यूनिट जो है वो है आप लोग का AC फंडामेंटल। ठीक, ये छठा यूनिट जो है आप लोग का AC फंडामेंटल है, देख लीजिए। ठीक, इसके बारे में पढ़ना है। और इसके बाद आप लोग की जो सातवीं यूनिट है, सातवीं यूनिट जो है वो है AC सर्किट। ठीक, सातवीं यूनिट कौन सी है, AC सर्किट। और आठवीं यूनिट जो है आप लोग की वेरियस टाइप ऑफ पावर प्लांट्स, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है आप लोग को इसमें। ठीक, तो ये आपके टोटल कितने रह गए, 8 यूनिट हैं। ठीक है, 8 यूनिट हैं, इस यूनिट को हम लोग एक एक करके क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग शुरू कर लेंगे जो हमारा पहला चैप्टर है, पहला जो सिलेबस का जो पहला हमारा यूनिट है वो है ओवरव्यू ऑफ DC सर्किट। आज हम लोग थोड़ा बहुत जो डेफिनेशन वगैरह जान लेते हैं क्या होता है। कुछ कुछ चीज़ें आप लोगों को पहले कुछ कुछ चीज़ें आप लोग जानते भी होंगे क्योंकि सब चीज़ें पहले भी पढ़े हैं आप लोग। थोड़ा यहाँ रिविज़न भी हो जाएगा और इन चीज़ों को आप लोग को जानना भी है। तो जो बच्चे पढ़े हैं उनके लिए तो अच्छी बात है कि उनका रिविज़न हो जाएगा। जो लोग नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पढ़ लेंगे आज। ठीक है, और साथ ही साथ आप लोग इसका नोट्स भी बनाते हुए चलिएगा। ठीक, हम आपको स्क्रीन पे जो है लिखा हुआ नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, इस पे लिखा रहेगा, उसी से हम समझाएंगे आपको। और इनमें से लिखी हुई चीज़ों में से या जो हम समझाएंगे उनमें से जो चीज़ें आपको समझ में ना आए उसे आप ज़रूर पूछ लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला चैप्टर जो है ओवरव्यू ऑफ DC सर्किट इसको शुरू करते हैं। तो चैप्टर फर्स्ट आप लोग का है बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी विद्युत की मौलिक शब्दावली। सबसे पहले इसका परिचय जान लेते हैं हम लोग क्या होता है। देखिए, जब एम्बर को, ये जो हम डेफिनेशन जो परिचय जान रहे हैं वो किसका जान रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का। यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो हमारा इतिहास है वो बहुत बहुत सी चीज़ें इसमें आती हैं। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे बताने की कोशिश की गई हैं जिससे कि आप लोग को थोड़ा बहुत पता रहे कि इलेक्ट्रॉन सब की उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जब एम्बर को किसी रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है, एम्बर जो होता है एक पदार्थ है,
ठीक है। इस पदार्थ को किसी रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है तो क्या होता है, उसके अंदर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण पैदा हो जाता है। ठीक है। आकर्षित करने के गुण को गिलबर्ट साइंटिस्ट ने 1600 ईस्वी में विद्युत को संज्ञा दी थी। जो आकर्षण का गुण इसमें हुआ, जब एम्बर को रेशम के कपड़े पर रगड़ा गया तो उसके अंदर क्या हुआ, एक अट्रैक्शन की क्वालिटी आई। तो उसको जो गिलबर्ट साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1600 ईस्वी में विद्युत की संज्ञा दी थी। ग्रीक भाषा में जो इलेक्ट्रॉन को एम्बर कहे जाने के कारण उन्होंने विद्युत शब्द को इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। ठीक है। तो ये आप लोग का तो इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति कैसे हुई, उत्पत्ति का जो है आप यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति कैसे हुई ये नहीं है, इलेक्ट्रॉन का नाम कैसे मिला ये है। ठीक, उत्पत्ति जो होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का। ठीक है, परमाणु से अणुओं के माध्यम से केमिस्ट्री में वहाँ पे, और यहाँ भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन का नाम हमें मिला, ये कैसे मिला आप लोगों ने जाना परिचय में। जो दूसरी चीज़ आती है हमारी मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा के वे इलेक्ट्रॉन, ठीक, किसी परमाणु के बाहरी कक्षा के वे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से अपेक्षाकृत कम बल से बंधे होते हैं एवं थोड़ी सी बाह्य ऊर्जा प्राप्त करके अपनी कक्षा छोड़ देते हैं एवं पदार्थ में विचरण करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ये जो चीज़ें हैं इसमें कुछ केमिस्ट्री की चीज़ें हैं और बेसिक चीज़ें हैं, आप लोग इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उसको थोड़ा रिवीजन कर लीजिएगा तो यहाँ चीज़ें समझ में आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक, तो उसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा कि उसमें इलेक्ट्रॉन परमाणु संरचना के आधार पर किस प्रकार से पदार्थों को बांटा गया था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उस सारी चीज़ों को बताया गया वहाँ पे, तो उसको एक बार रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ की चीज़ें भी समझ में आ जाएंगी। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन आप लोगों को समझ में आया होगा क्या होता है। किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा के वे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से अपेक्षाकृत कम बल से बंधे होते हैं एवं थोड़ी सी बाह्य ऊर्जा प्राप्त करके अपनी कक्षा छोड़ देते हैं एवं पदार्थ में विचरण करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक है, ये पहला टर्मिनोलॉजी आपका था, पहला टर्म्स था मुक्त इलेक्ट्रॉन का डेफिनेशन। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा और साथ ही साथ नोट डाउन करते हुए भी चलिए आप लोग। ठीक, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप सभी लोग। दूसरा जो है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्री इलेक्ट्रॉन। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के संख्या के आधार पर विद्युत इंजीनियरिंग पदार्थों को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला चालक, कुचालक और अर्धचालक, यानी कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो हम लोग जान लेते हैं कि तीनों चीज़ें होती क्या हैं। चालक क्या होता है। चालक ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है तथा थोड़ा सा विद्युत दाब लगाने पर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होने लगती है, चालक पदार्थ कहलाते हैं। यानी चालक पदार्थ क्या होता है, जिसको सुचालक भी बोलते हैं, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से किया जा सके, वो क्या होता है, चालक पदार्थ कहलाता है। तो ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है तथा थोड़ा सा विद्युत दाब लगाने पर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होने लगती है, चालक पदार्थ कहलाते हैं। चालक पदार्थ जैसे एल्युमिनियम होता है, हमारा सिल्वर होता है, जो चांदी होती है वो होता है, कॉपर होता है, सोना होता है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, कंडक्टर के इंटरनल आती हैं। ठीक है, कंडक्टर पदार्थ के अंतर्गत आती हैं जिसमें से विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है। ठीक, और किसी चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग 10⁻29 होती है तथा इन पदार्थों के बाहरी कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2 या 3 होती है। किन पदार्थों की बात हो रही है, चालक पदार्थों की, यानी कि जो हमारे कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं, यानी सोना, चांदी, एल्युमिनियम, कॉपर, इन सारे पदार्थों के अंतर्गत इन सभी पदार्थों के बाहरी कक्षा में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2 या 3 होती है। ठीक है, तो ये आपके चालक पदार्थ कहलाए। इन चालक का आपने डेफिनेशन देख लिया, क्या होता है चालक। दूसरी बात, चालक पदार्थों की जो प्रतिरोधकता होती है, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर मटेरियल, चालक पदार्थों की जो प्रतिरोधकता होती है वो 10⁻³ से 10⁻8 ओम मीटर होती है। जैसे सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम इत्यादि पदार्थों में सबसे अधिक जो चालकता होती है वो चांदी की होती है।
यानी कि करंट फ्लो करने की सबसे अधिक जो कैपेसिटी होती है, सबसे अच्छा जिसमें करंट फ्लो होता है वो किसमें होता है? चांदी में होता है। लेकिन चांदी महंगा होने का इसके स्थान पर तांबे का उपयोग किया जाता है। ठीक है? तो इकोनॉमिकली भी हम देखते हैं जब भी हम चीज़ों को यूज़ करते हैं तो ये तो आपका रहा चालक पदार्थों की प्रतिरोधकता, यानी कि प्रतिरोधकता का इस पे क्या इफ़ेक्ट है ना? दूसरी चीज़ें जो होती हैं आप लोगों का है, वो है विद्युत रोधी या कुचालक। विद्युत रोधी या कुचालक क्या होता है? ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या शून्य होती है, नगण्य होती है एवं विद्युत दाब लगाने पर भी इनमें धारा का प्रवाह संभव नहीं हो पाता है, विद्युत रोधी या कुचालक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थों की बाहरी कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 5, 6 या 7 होती है एवं इनकी प्रतिरोधकता 10⁻³ से 10⁻18 ओम मीटर के क्रम में होती है। जैसे लकड़ी, सूखी लकड़ी, प्लास्टिक, ग्लास, रबर, सिरेमिक इत्यादि। ये सारी चीज़ों में क्या होता है? करंट फ्लो नहीं होता है। तो जिन जिन पदार्थों में करंट का फ्लो नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं? इंसुलेटर कहलाते हैं। ठीक है? तीसरी चीज, अर्धचालक क्या होता है? ऐसे पदार्थ जो न तो पूर्णतः चालक होते हैं और न ही पूर्णतः विद्युत रोधी हैं, अर्थात वह पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या चालक पदार्थों से कम तथा कुचालकों से अधिक होती है, अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। ऐसे पदार्थों की चालकता चालकों से कम परंतु विद्युत रोधी पदार्थों से अधिक होती है। ठीक है? तथा इनके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10⁻18 होती है लगभग एवं इनकी प्रतिरोधकता जो होती है 10⁻² से 10⁻³ ओम मीटर तक होती है। इनकी बाहरी कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होता है। फॉर एग्जांपल जैसे सेमीकंडक्टर कौन-कौन से पदार्थ होते हैं? जैसे कार्बन होता है, सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है। ये सारे क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं। सेमीकंडक्टर पदार्थ होते हैं। अभी इसमें जो प्रतिरोधकता की बात आई है, प्रतिरोध की जो बात आई है उसको भी आगे हम लोग देख लेंगे, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो ये तो आप लोग का रहा अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर। ठीक है? तीसरी चीज़, विद्युत धारा क्या होती है? विद्युत धारा क्या होती है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसको याद रखिएगा। किसी चालक पदार्थ में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि इसे आई से प्रदर्शित करते हैं एवं इसका मात्रक एम्पियर होता है। और यदि किसी चालक में क्यू कूलाम आवेश टी समय तक प्रवाहित होता है, तब चालक में विद्युत धारा क्या हो जाएगा? आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्योंकि विद्युत धारा का क्या होता है डेफिनेशन? किसी चालक पदार्थ में आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को, ठीक है? तो या आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? आवेश क्यू अपॉन समय टी। ठीक? तो आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है। इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम प्रति सेकेंड या एम्पियर। आप जानते हैं क्यू बराबर क्या होता है? एन ही होता है, यानी एन जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है? तो ये इस फॉर्मूले के बेस पर भी एक करंट का फॉर्मूला बनता है। जैसे आप लोग करंट का मान आप लोगों को पता होगा, ए बराबर क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो आई इक्वल टू एन ई बाई टी भी हो जाएगा। एक फॉर्मूला आई बराबर क्यू अपॉन टी से और एक फॉर्मूला आई बराबर एन ई अपॉन टी। ये दोनों फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, इसमें छोटे-छोटे कभी-कभी न्यूमेरिकल्स पूछ ले जाते हैं। अभी हम लोग एक न्यूमेरिकल देखेंगे भी आई बराबर एन ई अपॉन टी पे, तो वहाँ समझ लेंगे। ठीक? यहाँ ये जो डायग्राम दिखाया गया है, इस डायग्राम को ध्यान से देख लीजिए आप लोग। इसमें इसमें देखिएगा कि एक चालक पदार्थ दिखाया गया है। ये चालक पदार्थ, ये जो बनाया गया है पूरा यहाँ से यहाँ तक लेकर के, इस चालक पदार्थ को एक बैटरी से जोड़ दिया गया है। ठीक है? चालक पदार्थ जिसमें कि करंट का फ्लो होता है, कोई भी मटेरियल हो सकता है यहाँ पे, चाहे एल्युमिनियम होगा, चाहे कॉपर होगा, चाहे सिल्वर होगा। ठीक है? कोई भी एक तार है यहाँ पे, समझ लीजिए इस तार को क्या किया गया है? बैटरी से जोड़ दिया गया है। अब इसमें देखना क्या है? इस चालक पदार्थ में क्या देखना है हमें कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है और करंट की डायरेक्शन क्या होती है। ठीक है? तो यहाँ हमने इस चालक पदार्थ को क्या किया? इस बैटरी से हमने जोड़ दिया। बैटरी का ये पॉजिटिव टर्म्स है, जो बड़ा वाला लाइन होती है वो क्या होता है? पॉजिटिव टर्म होता है, और जो छोटी वाली लाइन होती है वो क्या होती है? नेगेटिव टर्म्स होती है। ठीक है? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज यहाँ समझ में आ गया आप लोग को? तो इलेक्ट्रॉन, आप लोग को पता है कि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है? ऋणात्मक आवेश होता है। तो हमारा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो ऋण आवेश यानी कि निगेटिव टर्म से होकर के फ्लो होगा, यानी उसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? निगेटिव टर्म से निकल करके इस तरीके से जो ये डायरेक्शन दिखाया गया है ऐसे, ये डायरेक्शन जो है हमारा किसका है? इलेक्ट्रॉन का है।
तो इलेक्ट्रॉन हमारा फ्लो ऐसे हो गया, इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ और बी से ए की तरफ इस तरह से निकल करके पॉजिटिव टर्म्स में आ गया। ठीक, अब जो हमारा करंट है, आवेश प्रवाह की जो दर है, वो जो हमारी धारा है वो कैसे फ्लो होगी। धारा को देखिए यहाँ पे दिखाया गया है एक डायरेक्शन इस तरीके से, यानी कि पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल करके ये क्या हुई, निगेटिव टर्मिनल में आई। आई का मान देखिए यहाँ पे इस तरीके से फ्लो हुई, यहाँ पे इस तरीके से गई, यहाँ आ गया, ए से बी की तरफ आया, और आई का मान देखिए यहाँ पर नीचे की तरफ है, यानी पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से होकर के ये निगेटिव टर्मिनल में आई है। यहाँ पे समझ में आया होगा आप लोग को। तो जिस दिशा में करंट फ्लो होती है उसी के विपरीत दिशा में क्या फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा कि जिस दिशा में करंट फ्लो होती है उसी के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। ठीक है, इसे आगे हम लोग और अच्छे से समझेंगे जब हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और कुछ सर्किट भी जब हम लोग आगे देखेंगे तो वहाँ ये आप लोग को काम आने वाली चीज़ है। तो इस चीज़ को हम ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होता है, करंट के विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। यहाँ पर एक हम लोग जो ये फॉर्मूला बना था आई इक्वल टू एन अपॉन टी का, ठीक है, आई बराबर एन अपॉन टी का, इस फॉर्मूले के ऊपर एक न्यूमेरिकल है, इसको थोड़ा देख लेते हैं, छोटा सा न्यूमेरिकल है, आप लोग को समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। क्वेश्चन है कि यदि किसी चालक तार में 10⁻22 इलेक्ट्रॉन 20 सेकेंड में प्रवाहित होता है, तब चालक में विद्युत धारा कितनी होगी। क्या पूछा है, विद्युत करंट का मान पूछा है, यानी आप लोग के पास इसके पहले जो फॉर्मूला था आई बराबर एन अपॉन टी, यहाँ पर आप लोग इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, आई बराबर एन अपॉन टी का। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। एन का मान दिया है कितना, यदि किसी चालक तार में 10⁻22 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन का मान कितना दिया है 10⁻22, और 20 सेकेंड यानी समय क्या दिया हुआ है, टी इक्वल टू 20 सेकेंड। इलेक्ट्रॉन का मान आप लोग को पता ही है कि 1.6 इंटू 10⁻−19 होता है। यहाँ हमने लिख लिया। तो सूत्र जो होता है हमारा आई बराबर एन ई अपॉन टी से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे सभी का मान रख दीजिए, आई बराबर एन का मान 10⁻22 इंटू ई का मान 1.6 इंटू 10⁻19 अपॉन टी का मान कितना है 20 सेकेंड है। ठीक है, सबको हमने रख दिया मान को, इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आई का मान हम फाइंड आउट कर लेंगे 80 एम्पियर। ठीक, आई का मान हमें कितना मिला 80 एम्पियर। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम करंट का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे एग्जांपल के लिए आप लोग को ये न्यूमेरिकल बताया गया है किस तरीके से फॉर्मूले को अप्लाई करना है। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं, आगे जो हमारे बेसिक टर्म्स होते हैं उसके बारे में, विद्युत विभव के बारे में। विद्युत विभव क्या होता है, जिसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं इंग्लिश में। विद्युत विभव किसी एकांक धनावेश को, यानी जो पॉजिटिव चार्ज होता है, किसी एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। ठीक, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, विद्युत विभव कहलाता है। इसे कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कैपिटल बी से प्रदर्शित करते हैं, तथा इसका मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलाम होता है, जिसे वोल्ट कहते हैं। माना यदि क्यू कूलाम के आवेश को, यानी एकांक, यहाँ पे क्या दिया गया इसमें डेफिनेशन में कि किसी एकांक धनावेश को अनंत से, तो हमने मान लिया कि क्यू कूलाम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या है, डब्लू जूल है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, विद्युत विभव बी इक्वल टू डब्लू अपॉन क्यू, और इसका जो हमारा मात्रक है वो क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट के नाम से जानेंगे। ठीक, V बराबर डब्लू अपॉन क्यू, जूल प्रति कूलाम इसका मात्रक है या वोल्ट, विद्युत विभव का। ठीक, नेक्स्ट जो होता है हम लोग देख लेते हैं विभवांतर। विभवांतर किसे कहते हैं, किन्हीं दो विभवों के अंतर को, अब हम लोगों ने यहाँ विभव जाना क्या होता है, तो इस विभव की बात हो रही है, किन्हीं दो विभवों के अंतर को विभवांतर कहा जाता है। इसे स्मॉल b से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मात्रक भी वोल्ट होता है। यदि दो आवेशों पर विभव क्रमशः v1 तथा v2 है, ठीक है, दो आवेशों पर विभव क्रमशः v1 तथा v2 है, तब दोनों आवेशों के मध्य विभवांतर क्या हो जाएगा, v इक्वल टू v1 माइनस v2। ठीक है, विभव के अंतर को तो विभवांतर कहते हैं, तो यहाँ पे हमने अंतर को रिप्रेजेंट किया, v बराबर v1 माइनस v2, ये हमारा विभवांतर, इसका भी जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे विभव का मात्रक क्या हुआ, जूल प्रति कूलाम भी होता है या वोल्ट कह सकते हैं। अगर कभी कभी आप लोगों के पूछ लिया गया कि जूल प्रति कूलाम किसका मात्रक है, तो ध्यान रखिएगा डब्ल्यू अपॉन क्यू किसका है, वैद्युत विभव का, न कि विभवांतर का। ठीक है, विभवांतर का मात्रक क्या होगा, वोल्ट होगा। तीसरी चीज, विद्युत वाहक बल।
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये क्या होता है कि किसी चालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में, ठीक है, किसी चालक पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो विद्युत बल कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक, किसी चालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो विद्युत बल कार्य करता है उसे विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ कहते हैं। इसको क्या कैपिटल ई या स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये विद्युत वाहक बल आप लोगों ने जाना। नेक्स्ट जो होता है वोल्टेज। वोल्टेज क्या होता है, यह एक प्रकार का विद्युत दाब है, इलेक्ट्रिक प्रेशर है जो इलेक्ट्रॉनों द्वारा उत्पन्न होता है एवं चालक में धारा प्रवाह की दिशा को निश्चित करता है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक वोल्ट होता है। वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज को आप लोग कहते हैं कि यह एक प्रकार का दाब होता है जो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में सहायक होता है। ठीक है, वोल्टेज एक प्रकार का दाब होता है, विद्युत दाब होता है जो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में सहायक होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को जो प्रेशर देता है वो क्या होता है, वोल्टेज होता है। ठीक, तो यहाँ आप लोगों ने जाना वोल्टेज, विद्युत वाहक बल और विभवांतर और विद्युत विभव, इन चारों चीज़ों को अच्छे से याद कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो रेजिस्टेंस आता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी पदार्थ का वह गुण जो स्वयं में विद्युत धारा प्रवाह का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। यानी विद्युत धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है वह प्रतिरोध कहलाता है। इसे कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मात्रक ओम होता है। इसका प्रतीक चिन्ह यहाँ पे आप लोग को दिखाया गया है। ठीक, तो ये सारे जो टर्म्स हैं, जो टर्मिनोलॉजी आप लोगों ने पढ़ा, शब्दावली जो जो डेफिनेशन पढ़ा आप लोगों ने, इन सबको याद कर लीजिएगा अच्छे से, इनके मात्रक सहित, संकेत सहित, किसमें इसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्या इसका मात्रक होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको आगे काम आने वाली हैं, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में काम आने वाली हैं और ऐसे डेफिनेशंस के लिए भी। ठीक, तो प्रतिरोध, वोल्टेज, विद्युत वाहक बल, विभवांतर, विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक करेंट, ठीक, और अर्धचालक, कुचालक, चालक पदार्थ, ये सारे चीज़ों को, मुक्त इलेक्ट्रॉन, इन सभी चीज़ों को आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा और उसे याद कर लीजिएगा। और अगला जो हमारा टॉपिक है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा रहेगा प्रतिरोध का नियम क्या होता है, ठीक, और इसका कनेक्शन जो होता है हम लोग देखेंगे कैसे कॉम्बिनेशन होता है, किस तरीके से हम प्रतिरोधों का कनेक्शन करते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप लोग इन सभी चीज़ों को जो पढ़ाया गया है आज, जितनी भी डेफिनेशन आप लोग को बताया गया है, इन सभी को नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छे से एक नोट्स बना लीजिएगा, उसी में सभी को लिखिएगा। ठीक है, तो नोट्स बनाते हुए चलिए ताकि आप लोग को याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, और जो चीज़ें समझ में ना आए उसे ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, तो चलिए अगले टॉपिक के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।